जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। पूरे देश में चुनावी माहौल है। लोकसभा चुनाव की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। चंद दिन शेष बचे हैं। ऐसे में पूरे देश के साथ बिहार की सियासत भी सरगर्म है। चुनावी बिसात पर मोहरे बिछाने की कवायद तमाम पार्टियां कर रही है। पार्टियों को जोड़ने, गठबंधन बनाने, सीटों के बंटवारे में व्यस्तता का समय है। कई ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में सफल हैं और फिर सफलता की यात्रा जारी रखने के लिए कील कांटा दुरुस्त कर रहे हैं, तो कई ऐसे चेहरे हैं जो राजनीति में, चुनावी राजनीति में जोरदार एंट्री मारने के लिए तैयार है। बिहार में बाहुबल का राजनीति में इस्तेमाल तो कांग्रेस के ज़माने में शुरू हो गया था, जब देश में सबसे पहली बार बूथ लूट की घटना सामने आई थी। हालांकि यह चरम पर पहुंचा लालू राबड़ी राज में, और ऐसा दौर शुरू हुआ जब अपराध की दुनिया से सीधे राजनीति में दर्जनाधिक चेहरों की आमद हुई और फिर चल पड़ा बाहुबलियों के सफ़ेद पोश बनने का खेल। दर्जनों ने विधानसभा चुनाव में जीतकर विधानसभा में माननीय सदस्य बनने का गौरव हासिल किया, तो बाद के दिनों में कई माननीय सांसद भी बने। अब एक और चेहरे की एंट्री होने वाली है। उनका नाम है अशोक महतो। 90 के दशक में नवादा, नालंदा और शेखपुरा जिलों में आतंक का पर्याय रहे अशोक महतो की जेल से रिहाई के बाद यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि कभी राजनीतिज्ञों के लिए काम करने वाला यह शख्स अब खुद राजनीति के क्षेत्र में कदम रखेगा। क्योंकि रिहाई लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हुई है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि शुरुआत लोकसभा चुनाव से ही होगी। निर्वाचन क्षेत्र कौन सा होगा, इसको लेकर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से अशोक महतो और उनकी पत्नी का दौरा खासकर नवादा जिले में हो रहा है और उनके समर्थकों के हुजूम उमड़ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अशोक महतो की प्राथमिकता में नवादा लोकसभा क्षेत्र ही होगा। वैसे लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। नवादा और नालंदा लोकसभा क्षेत्र में लवकुश यानी कुर्मी कोयरी की आबादी अच्छी खासी है। इसी आधार पर कुछ लोग नवादा तो कुछ लोग नालंदा से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले बता दूं कि बिहार से प्रकाशित मासिक पत्रिका समय मंथन की अपनी विश्वसनीयता है। इस बहुप्रसारित पत्रिका के संपादक हैं सिराज अनवर। सिराज अनवर के संपादन में वेबसाइट भी संचालित है। तो समय मंथन में इस बार बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और सलाहकार संपादक ने अशोक महतो की राजनीति में एंट्री और तमाम कयासों को समेटते हुए विशद विश्लेषण किया है। इसे मैंने आपके लिए साभार लिया है, तो आप इसे सुने और गुने। मेरा आग्रह होगा कि आपने अगर न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, देखने सुनने के बाद शेयर करें और कमेंट भी दें। तो आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बुस्सेन लिखते हैं कि अशोक महतो को उम्मीदवार कौन राजनीतिक दल बनाएगा, इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस अथवा भाजपा अशोक महतो को बतौर उम्मीदवार उतार सकती है। राजद भी दांव खेल सकता है। दलीय उम्मीदवारी नहीं मिलने पर स्वतंत्र उम्मीदवारी के तौर पर भी वह खुद अथवा अपनी पत्नी को चुनाव मैदान में उतार सकते हैं। हालांकि अशोक महतो के करीबी माने जाने वाले नवादा नगर परिषद के पूर्व मुख्य पार्षद राजेश कुमार मुरारी
अशोक महतो के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा को बेबुनियाद बताते हैं। मुरारी कहते हैं कि 17 वर्षों बाद जेल से बाहर आने के बाद अशोक महतो अमन और शांति का पैगाम लेकर क्षेत्र में घूम रहे हैं और बहुत मशक्क़त के बाद आई शांति को बहाल रखने की लोगों से अपील कर रहे हैं। राजनीतिक दल द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने की स्थिति में वह विधानसभा चुनाव जरूर लड़ सकते हैं। निर्वाचन क्षेत्र शेखपुरा हो सकता है। दल कौन सा होगा इस पर वह मौन साध लेते हैं। जदयू नेता मणिलाल कुशवाहा भी अशोक चौधरी के लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं। मणिलाल कुशवाहा अशोक चौधरी के करीबी रिश्तेदार हैं। जदयू में प्रदेश महासचिव होते हैं। वे मगध के प्रभारी भी हैं। समय मंथन को उन्होंने बताया कि क्षेत्र का दौरा चल रहा है। जनता यदि चाहेगी तो वह वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा में चुनाव में जरूर किस्मत आजमाएंगे। तो संभव है बतौर जदयू उम्मीदवार नवादा अथवा शेखपुरा से चुनाव लड़ें। मणिलाल कुशवाहा का दावा सही साबित हुआ तो नवादा में कौशल यादव को दिक्कत हो सकती है। कौशल यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव नवादा से विधायक रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व की तरह कौशल यादव और पूर्णिमा यादव को गोविंदपुर अथवा हिसुआ की उम्मीदवारी दी जा सकती है। हालांकि हिसुआ सीट भाजपा के खाते में है और पूर्व विधायक अनिल सिंह सहित कई दावेदार हैं, लेकिन अंतिम फैसला राजग के शीर्ष नेता ही करेंगे। परेशानी राजद को भी हो सकती है। राजवल्लभ प्रसाद की वजह से लवकुश समाज के मत राजद को भी मिलते रहे हैं। नवादा में अभी राजवल्लभ प्रसाद की पत्नी विभा देवी विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें गठबंधन की वजह से जदयू का भी सहयोग मिला था। अशोक महतो के चुनाव मैदान में कूदने से राजद को इस समाज के मतों से हाथ धोना पड़ सकता है। शेखपुरा में अभी राजद का कब्जा है। विजय सम्राट विधायक हैं। पिछले चुनाव में जदयू से गठबंधन की वजह से उन्हें लवकुश समाज के भी मत मिले थे। अशोक महतो के उम्मीदवार बनने से विजय सम्राट को सिर्फ यादव और मुस्लिम मतों पर ही भरोसा करना पड़ सकता है। अशोक महतो के चुनाव लड़ने से किसका नुकसान होगा, इसको लेकर भी चर्चा छिड़ी हुई है। राजनीति और अपराध जगत के गठजोड़ पर पैनी नजर रखने वालों का मानना है कि अशोक महतो का इस्तेमाल लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने किया है। जो विरोध में थे वे भी साथ आ गए हैं। ऐसे में यह कहना मुश्किल होगा कि अशोक महतो अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य के लोकसभा चुनाव लड़ने पर किसे नुकसान होगा। 90 के दशक और 20वीं सदी के पहले दशक में आरोप उछलते रहे थे कि अशोक महतो को पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह और विपक्ष के एक बड़े नेता जो बाद में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे का भी समर्थन हासिल है। बेगूसराय के तत्कालीन सांसद राजू सिंह हत्याकांड मामले में हुई गिरफ्तारी के बाद अशोक महतो ने भी कहा था कि एक मुख्यमंत्री और जदयू के बड़े नेता राजीव रंजन सिंह से नज़दीकी संबंध रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री रहे अशोक चौधरी का भी नाम लिया गया था। बड़ी बात यह कि जिस अखिलेश सिंह से प्रतिद्वंदिता थी वह भी पुरानी दुश्मनी को भूल चुके हैं। इसलिए बारसलीगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ने का मतलब होगा दुश्मन की नए सिरे से शुरुआत, जिसे दोनों में से कोई नहीं चाहते। जहां तक लोकसभा चुनाव लड़ने की बात है, यह आपसी सहमति से ही तय होगा। अखिलेश सिंह ने समय मंथन से कहा था कि दलीय उम्मीदवारी मिलेगी तभी वह चुनाव मैदान में उतरेंगे। वैसे अशोक चौधरी के संबंधी प्रदीप महतो बारसलीगंज से विधायक रह चुके हैं। वह भी जदयू में ही हैं। 2020 के चुनाव में गठबंधन के तहत सीट कांग्रेस के खाते में जाने की वजह से प्रदीप महतो ने अपनी पत्नी को भाजपा की अरुणा देवी के खिलाफ उतारा था। त्रिकोणात्मक संघर्ष में वह तीसरे स्थान पर रही थी। दूसरे स्थान पर कांग्रेस के सतीश कुमार मंटन रहे थे। 20 मई 2006 को गिरफ्तार अशोक महतो की रिहाई 17 वर्ष 3 महीने बाद नवंबर महीने की 9 तारीख को हुई। नवादा जिले के बारसलीगंज प्रखंड के बरहौना गांव निवासी अशोक महतो पर 25 अगस्त 2012 को शेखपुरा के तत्कालीन विधायक रणधीर सिंह सोनी के काफिले पर बम से हमला करने सहित कई आरोप थे। शेखपुरा जिले के सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल विधायक रणधीर कुमार सोनी पर हुए जानलेवा हमले में स्थानीय अदालत ने अशोक महतो और साधु जी को निर्दोष करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया और फिर वह जेल से बाहर आए। अन्य मामलों में वह पहले ही बरी हो चुके हैं।
शेखपुरा जिले के सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में शामिल तत्कालीन विधायक रणधीर कुमार सोनी पर हुए जानलेवा बम हमले में स्थानीय अदालत ने आपराधिक सरगना के रूप में चर्चित रहे अशोक महतो उर्फ साधु जी को निर्दोष करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। रणधीर कुमार सोनी पर बमों से हमले की यह घटना 25 अगस्त 2012 की देर शाम हुई थी। उसी समय सोनी अपनी गाड़ी जायलो से शेखपुरा से 3 किलोमीटर दूर अपने गांव मुरारपुर जा रहे थे। रास्ते में गांव के बाहर टाटी नदी पर बने पुल के पास जमीन के नीचे प्लांट किया हुआ टिफिन बम फट गया था। उस घटना में तत्कालीन विधायक तो बाल बाल बच गए थे, मगर उनकी जायलो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। प्रारंभिक तौर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने अशोक महतो गिरोह के लोगों का हाथ बताते हुए आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें 19 गवाहों के नाम थे, लेकिन मात्र 10 गवाह अदालत में उपस्थित हुए और उनमें भी 7 गवाह हॉस्टाइल हो गए। नतीजा हुआ कि साक्ष्य के अभाव में अशोक महतो और साधु जी तथा सोनू कुमार को निर्दोष बताते हुए रिहा कर दिया गया। चर्चा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के आरोप में कारावास में बंद आनंद मोहन की रिहाई के बाद अशोक महतो से हमदर्दी रखने वालों की भी उम्मीदें बढ़ी। पिछले समाज के राजनेता से लेकर कुर्मी महासंघ तक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अशोक महतो की रिहाई की मांग की थी। अशोक महतो और उसके गिरोह पर नवादा जेल ब्रेक कांड, शेखपुरा के मणिपुर नरसंहार, विधायक पर बम हमला और नवादा जिले के बारसलीगंज अंचल अंतर्गत अफसर नरसंहार सहित इसी तरह के कई आरोप थे। 9 जुलाई 2006 को शेखपुरा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमित लोढ़ा ने झारखंड के देवघर स्थित सत्संग कॉलोनी से अशोक महतो को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में ही था। कहा जाता है कि वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर में जिस महतो गिरोह का जिक्र है वह इसी अशोक महतो गिरोह का है। वर्ष 2018 में शेखपुरा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अमित लोढ़ा ने अशोक महतो पर बिहार डायरीज द ट्रू स्टोरी ऑफ हाउ बिहार्स मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल वाज कॉट लिखी थी। पुस्तक में विस्तार से अशोक महतो गिरोह के बारे में जानकारी है। इसी किताब पर आधारित वेब सीरीज खाकी द बिहार चैप्टर बनी। हालांकि अशोक महतो के खास माने जाने वाले पिंटू महतो का कहना है कि उसमें 1% भी सच्चाई नहीं दिखाई गई है। अमित लोढ़ा अपना नाम और पैसा कमाने के लिए ऐसा किए हैं। केवल लगड़ी पिछड़ी करने के लिए उन्होंने यह फिल्म बनाई है। वेब सीरीज में चंदन महतो के रूप में पिंटू महतो को दिखाए जाने की बात ही सही नहीं है, पूरा मनगढ़ंत है। शेखपुरा और नवादा में सर्वे करके पता किया जा सकता है। अशोक महतो के काम के बारे में शेखपुरा, बारसलीगंज और बड़बीघा में सभी को सब कुछ पता है। केवल ससबहना गांव घर नहीं था। साल 2000 में हर बैकवर्ड गांव में उनकी पुकार थी। उन लोगों ने बहुत मदद की थी। हालांकि उस पुस्तक में अशोक महतो और पिंटू महतो का नाम नहीं है, लेकिन मीडिया में जिक्र होने पर उठे विवाद के बाद बिहार सरकार ने कथित तौर पर अमित लोढ़ा के खिलाफ पद के दुरुपयोग और भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहने से संबंधित मुकदमा दायर किया था। बाद में उन्हें सरकारी अधिकारी रहते हुए नेटफ्लिक्स के साथ वाणिज्यिक सौदा करने के कारण निलंबित कर दिया गया था। पिंटू के मुताबिक बेगूसराय के सांसद रहे राजू सिंह की हत्या का आरोप रणधीर कुमार सोनी पर लगा था। उक्त कांड में वह नामजद भी था, लेकिन बाद में रणधीर कुमार सोनी का नाम प्राथमिकी से हटाकर अशोक महतो और पिंटू महतो का नाम जोड़ दिया गया था। तब अमित लोढ़ा शेखपुरा में क्राइम बढ़ाना चाहते थे। पिंटू महतो का कहना है कि उनका दल्लू मोड़ पर पटेल खाद्य भंडार नाम से दुकान थी, लेकिन वर्ष 2000 में हालात बस अपराध जगत में कदम रखना पड़ा था। तो चूँकि यह कहानी बहुत लंबी है, तो मैंने निर्णय लिया है कि इसे आपको कड़ी के रूप में प्रस्तुत करूं। तो यह रही पहली कड़ी। आप इसे सुनी और गुने। जल्द ही दूसरी कड़ी के साथ हाजिर होऊंगा। तो नमस्कार।